क्या हाल है? ठीक है ना। आज हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 4 चैप्टर आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाने वाले हैं। और आप विश्वास कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब जो है डिटर्मिनेंट्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिटर्मिनेंट्स से आज आपके जितने भी डाउट सवाल होंगे सारे के सारे कंसेप्ट आज के क्लास में हम आपका क्लियर कर देंगे। क्या है डिटर्मिनेंट्स? अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 12 ठीक ना, डिटर्मिनेंट्स यानी एनसीईआरटी क्लास 12 में सारणिक चैप्टर है जिसको हमें आज पढ़ाना है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 एनसीईआरटी पार्ट 1। चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है, सुनिएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स किसको कहते हैं। इसका हिंदी नाम होता है सारणिक। क्या होता है बाबू? सारणिक। ध्यान दिएगा, सारणिक। क्या है सारणिक, हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आव्यूह पर चर्चा किया था और आव्यूह को हमने बताया था कि यदि कोई भी संख्या को अगर आप वर्ग के रूप में या आयत के रूप में सजाते हैं उसे हम आव्यूह कहते हैं। यानी द अरेंजमेंट ऑफ नंबर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर, देन आई से दैट इज मैट्रिक्स। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, जैसे बात को समझिएगा। तीन ही डिटर्मिनेंट क्लास में 12th में पढ़ना है। तीन ही डिटर्मिनेंट्स के बारे में आप उसका मान निकालना, जोड़ना, घटाना, तीन ही डिटर्मिनेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। क्या है, जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि डिटर्मिनेंट क्या है तो पहले आप ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। b इक्वल टू अगर कहें तो 3 2 1 0 5। ठीक है। अगर हम c इक्वल टू कहें कि 1 9 3 2 0 1 5 7 3। अगर हम d इक्वल टू कहें तो मान लेते हमने कहा केवल 5। अगर हम e इक्वल टू कहें 1 5 7 3 2 1। यदि हम g इक्वल टू कहना चाहें तो 1 9 7 2 1 6। ये हमने दे दिया। अगर हम डिटर्मिनेंट सीखना चाहते हैं तो पहले आप इस जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है इस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। जैसे अगर डिटर्मिनेंट क्या है तो a बराबर दिया गया है ये मान, b बराबर भी दिया गया है, c बराबर भी हमने कुछ लिखा है, d बराबर भी हमने कुछ लिखा है, e बराबर भी हमने कुछ लिखा है और साथ में साथ g बराबर भी हमने कुछ वैल्यू को लिखा है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं ध्यान दिया। देखिए, ये आपका डिटर्मिनेंट नहीं होगा, इसका कारण हम आपको बाद में बताएंगे। ये अभी आपका डिटर्मिनेंट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है और ये भी डिटर्मिनेंट नहीं है। यानी ना तो ये सारणिक है और ना ये सारणिक है और ये ना ही ये सारणिक है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर सारणिक आप कैसे पहचान गए कि डिटर्मिनेंट कौन है और कौन डिटर्मिनेंट नहीं है, ये तो मैट्रिक्स का ही फॉर्म है। तब ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे कि आप इसका ऑर्डर पहले लिखिए, इसका कोटि लिखिए। तो आप कहिए कि सर इसमें 2 गो रो है और 3 गो क्या है बाबू, कॉलम है। 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप कहिए कि सर 2 गो रो है और 2 गो क्या है, कॉलम है। यदि हम आपको उससे पूछे कि इसका बताइए तो इसमें आप कहिएगा कि सर इसमें 3 गो रो है और कॉलम कै गो है बाबू, तो 3 गो कॉलम है। यदि हम इसमें पूछे कि रो कितने हैं तो 1, कॉलम कितने हैं, सर 1 ही है। हम यदि पूछे कि इसमें रो कितने हैं तो आप कहिएगा 3, कॉलम कितने हैं तो 2। इसमें यदि हम पूछे कि रो कितने हैं तो आप कहिएगा कि सर रो तो 2 है बट कॉलम कितने हैं, 3 है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने कुछ आव्यूह के एग्जाम्पल लिखे, तभी सारणिक नहीं बताना, अभी आव्यूह समझिएगा। ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिखा था आव्यूह का और आव्यूह में से हमने बताया था ये हमारा सारणिक नहीं है, ये हमारा सारणिक नहीं है, ये हमारा सारणिक नहीं है, यानी ये हमारा डिटर्मिनेंट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि सर तब डिटर्मिनेंट हम किसको कहते हैं, कैसे आपने पहचाना कि ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब ध्यान देना, देखो किसी भी एग्जाम्पल में यदि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। देखिए, इसको हम डिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो बराबर नहीं है, और जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि यह डिटर्मिनेंट
नहीं है। क्या यह डिटर्मिनेंट? हाँ सर ये डिटर्मिनेंट है। कैसे कि सर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सर बराबर है तो हम इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे। क्या ये हमारा डिटर्मिनेंट है? सर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल देन आई से दैट इज डिटर्मिनेंट। मतलब सर ये डिटर्मिनेंट है। कारण पता चल गया कि सर रो और कॉलम की संख्या जहां पर बराबर होगा उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल देन आई से दैट इज डिटर्मिनेंट। यानी आव्यूह को ही हम क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। लेकिन सारे आव्यूह को सारणिक नहीं कहेंगे। जिसके नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्या ये डिटर्मिनेंट है? हाँ सर है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो सर डिटर्मिनेंट है। क्या ये है? तो आप कहोगे नहीं सर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे तो पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है, रो 3 है, कॉलम 2 है, तो ऐसी स्थिति में नहीं है। क्या ये आपका डिटर्मिनेंट है? आप कहोगे नहीं सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं तो आपको कहना होगा कि सर जिस मैट्रिक्स में, जिस आव्यूह में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल देन आई से दैट इज डिटर्मिनेंट्स। यानी उसी को हम सारणिक कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो। जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसी को हम क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, सुनो। जैसे मान लो हमने कहा a बराबर 5 7 3 5 7 3 1 6 9 0 8 3 हमने ये दे दिया। हमने कहा कि सर b बराबर 9 2 6 5 कोई दिक्कत नहीं है। c बराबर हमने कह दिया 15 कोई दिक्कत नहीं है। e बराबर हमने कहा 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। f बराबर हमने कहा 5 3 0 1 2 0 हमने ये लिखा। g बराबर हमने लिखा 5 1 2 3 5 9 हमने h बराबर कहा 9 0 0 0 हमने i बराबर कहा 2 1 1 3 5 7 2 1 6 हमने ये दे दिया। और इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन डिटर्मिनेंट है और कौन डिटर्मिनेंट नहीं है। देखिए डिटर्मिनेंट पहचानने का एकदम आसान तरीका है। क्या कि सर एकदम इसका पहले आप ऑर्डर लिखिए। सर पंक्ति 3 गो है, स्तंभ 3 गो है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम पूछें तो अब यहाँ पे देखिएगा तो पंक्ति 2 है, स्तंभ भी 2 है, तो हम कहेंगे चलिए ठीक है। इसका देखें तो पंक्ति भी 1 है, स्तंभ भी 1 है। इसका देखें पंक्ति 1 गो है बट स्तंभ का 1 गो है, 3 गो है। इसका देखें तो पंक्ति 2 है, स्तंभ कितने हैं? 3 है। इसका देखें तो पंक्ति 3 है बट स्तंभ कितने हैं? 2 है। इसका देखें तो पंक्ति कितने हैं? 2 है और स्तंभ कितने हैं? 2 है। इसमें देखें तो रो 3 है, कॉलम कितने हैं? 3 है। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल देन आई से दैट इज डिटर्मिनेंट। अब यहां पे सवाल यह था कि सर इसमें से कौन सा पंक्ति कौन सा डिटर्मिनेंट है और कौन सा नहीं है। देखिए 3 क्रॉस 3 है ना तो हम कहेंगे सर ये डिटर्मिनेंट है। बात को समझिएगा। ये 2 क्रॉस 2 है ना तो हम कहेंगे सर ये डिटर्मिनेंट है। क्या ये 1 क्रॉस 1 है ना? सर डिटर्मिनेंट है। सर ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है। ये दोनों बराबर है? नहीं, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। ये दोनों बराबर हैं? हाँ सर, तो ये डिटर्मिनेंट है। क्या ये दोनों बराबर हैं? हाँ सर, तो ये डिटर्मिनेंट है। उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि डिटर्मिनेंट आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन आई से दैट इज डिटर्मिनेंट। यानी सारणी किसको कहेंगे? तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बाबू बराबर हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देखिए अब यहां पे हमें समझना क्या है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 यानी वैल्यू निकालना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया है a बराबर a11 दे दिया है और तुमसे पूछेगा ना कि डिटर्मिनेंट a का वैल्यू बताओ क्या होगा। ये ध्यान में रखिएगा, डिटर्मिनेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट a का वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a। मतलब क्या अगर हिंदी में कहना होगा तो a सारणिक a का मान क्या कहेंगे कि सारणिक a का मान, ठीक है ना, सारणिक a का मान। तो जब कभी अगर a बराबर दे दे और डिटर्मिनेंट a पूछेगा तो कैसे लिखेंगे? पहले ध्यान दिएगा। जब कभी अगर आपके पास इस तरह से सवाल आ जाए तो जो भी एलिमेंट दिया रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा। बस
जैसे मान लो हमने कहा ए बराबर हमने कहा कि मान लेते हैं कि सर 21 दे दें, और आपसे पूछा ना कि डिटर्मिनेंट ए का मान बताइए, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है। कोई टेंशन नहीं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल डायरेक्ट वही एलिमेंट लिख देना, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कहा कि बी बराबर 14 और हम आपसे पूछ दें कि डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू बताइए ना क्या होगा, तो आपको कहना होगा डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो एक सवाल और ले लेते हैं, सी बराबर मान लो हमने कहा -15 और आपसे हम कह रहे हैं ना कि सी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो सी डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू -15 ही हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना ही होगा। यदि 2025 के परीक्षा में आपको पास होना है तो ये डिटर्मिनेंट से तो सवाल आते ही हैं, उसका मान निकालने से 1-2 सवाल निश्चित तौर पे आपका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। 1x1 का हो गया, 2x2 का हो गया, 3x3 का हो गया। 1-2 सवाल तो निश्चित तौर पे हो सकता है 5 सवाल भी हो जाए, लेकिन 2 सवाल तो मिनिमम आपका डिटर्मिनेंट के वैल्यू से पूछेगा। 1x1 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आसान था, हमने बता दिया। अगली कड़ी में हम समझेंगे क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी अगर 2 कोटि मतलब समझना 2x2, ऑर्डर 2x2, ध्यान देना। अगर हम इसका हिंदी भी लिख दे क्या, ठीक ना, चलिए 2 कोटि के सारणिक 2 कोटि के सारणिक का मान हम लिख देना अपने मन से, का मान कैसे निकालते हैं सुनिएगा। 2 कोटि के सारणिक अवयव का सारणिक, 2 कोटि के अवयव का सारणिक सुनिएगा कैसे लिखेंगे। जैसे a बराबर मान लीजिए दिया गया है बाबू a11, a12, a21, a22, ठीक है। और यदि इसका हम पूछें कि डिटर्मिनेंट बताइए क्या होगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब सर a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12, यही आपका आंसर लिख देना है। जैसे a बराबर मान लीजिए हमने कहा क्या 5, 7, 3, 2, ठीक है, 5, 7, 3, 2, और यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। डिटर्मिनेंट का मान निकालना है कि क्या डिटर्मिनेंट का मान होगा, तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू हम जानते हो क्या लिखेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 5x2 माइनस इसका इसके साथ 3x7। डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 5 2 जा 10 माइनस 21, क्या बचेगा बाबू डिटर्मिनेंट a का मान बता दो तुम ही, तो -11, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और बात समझिए, b बराबर मान लीजिए हमने कहा क्या, b बराबर 9, 5, 2 और मान लीजिए कि हमने दे दिया 3, या मान लेते हैं कि -3 ही दे देते हैं। अब डिटर्मिनेंट b का मान करें तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 9x-3 और माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2x5, कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट b इक्वल टू 9 3 जा -27 माइनस 5 2 जा 10, डिटर्मिनेंट b इक्वल टू कितना है -37, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल बता दें, लो जैसे मान लीजिए d बराबर कुछ भी ले लेते हैं, -2 -5 3 और मान लेते हैं कि 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिटर्मिनेंट b हमें निकालना है, तो हमें तो ये पता है कि ये गुना ये होता है, तो -2 गुना 7 और उसके बाद माइनस ये गुना ये होता है, तो कितना है 3x-5, कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा d इक्वल टू -14 और माइनस माइनस प्लस 5 आई 15, 15 में से 14 जाएगा, डिटर्मिनेंट d का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका हो गया 1 आंसर। आया समझ में? तो ये आपका किसका था, तो सर 2x2 कोटि के सारणी का ये मान था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू था। अगली कड़ी में हम देखेंगे, अगली कड़ी में क्या है हमारे पास, अगली कड़ी में क्या है ध्यान देंगे, ठीक ना। अगली कड़ी में हमें समझना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3x3 कोटि के सारणी का मान हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। a बराबर मान लीजिए दिया गया है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है। और डिटर्मिनेंट तो आपको क्लास 12th में 3 ही पढ़ना है, 1x1 का
2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का। 1 क्रॉस 1 का आपको हमने बता दिया कैसे मान निकलता है, 2 क्रॉस 2 का भी हमने बता दिया कैसे मान निकलता है। अब निकालना क्या है, 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सुनो पहले, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, देखिए अगर आप कहीं से भी निकालिएगा ना, इस रो से निकालिएगा मान वही आएगा, इस रो से भी निकालिएगा मान वही आएगा, इस रो से भी निकालिएगा मान वही आएगा, इस रो से कॉलम से निकालिए मान वही आएगा, इस कॉलम से भी निकालिएगा मान वही आएगा, और इस कॉलम से भी निकालिएगा तो मान वही आएगा। यानी यहाँ पर डिटर्मिनेंट को आप कहीं से भी निकालना चाहिएगा ना, तो मान क्या आएगा बाबू, वही आएगा जो आप पहले निकाले बाद में निकाले, किसी से भी निकाले। देखिए कैसे निकालते हैं। हमने लिया A11, अब जब A11 लेंगे ना बाबू, तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ देना है। तो आपके पास 4 गो नजर आ रहा होगा, क्या क्या, A22, A23, A32 और A33 हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद अगर हमें लिखना होगा तब हम करेंगे क्या, माइनस A12 मतलब समझ रहे हैं क्या, कि अब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं ना, यहाँ पे A12 ले रहे हैं, तो A12 लेने का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि सर अब ये रो और ये कॉलम आपको छोड़ देना है। तो अगर छोड़ते हैं तो आपके पास क्या नजर आ रहा है, A21, A23, A31 और A33। क्लियर है। अब यहाँ पे A12 ले लेंगे, अब क्या लेंगे बाबू, तो A13, क्या लेंगे, A13, तो प्लस में A13। देखिए आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर आपने प्लस दिया माइनस दिया प्लस दिया, तो ये समझाएंगे, अभी इंतजार कीजिएगा। A13 का मतलब ये और ये छोड़ देंगे, तो आपके पास 4 गो नजर आ रहा होगा, A21, A22, A31, A32। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब यदि हमें इसका मान निकालना है, ये प्लस माइनस वाला मामला समझ लेते क्या था। सुनिए, अगर आपको प्लस माइनस समझना है तो बस इतना ध्यान में रखिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। कैसे सर, देखिए अगर इनको जोड़ने के बाद 1 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 2। यदि इनको जोड़ने के बाद इवन नंबर आ जाए तो प्लस देंगे, और जोड़ने के बाद यदि ऑड नंबर आ जाए, विषम संख्या हो जाए, तो माइनस देते हैं। 1 3 क्या है सर, 4 इवन नंबर है, तो यहाँ पे देखिए प्लस है। 2 और 1 3, 3 विषम संख्या, माइनस। 2 2 4 प्लस, 2 3 5 5 विषम संख्या, माइनस। 3 1 4 प्लस, 3 2 5 विषम संख्या, माइनस। 3 3 6 आया समझ में। तो ये आपको चिन्ह ध्यान में रखना होगा, क्या, कि जब कभी अगर इस तरह का बात हो जाए तो आप ध्यान में रखिएगा कि यदि इवन नंबर होगा तो हम देंगे क्या, इवन नंबर होगा तो हम प्लस देंगे, और ऑड नंबर होगा तो माइनस देंगे, और नहीं तो ऐसे ध्यान में रखिए कि सम संख्या अगर जोड़ने के बाद सम संख्या है तो प्लस दे दिए, और विषम संख्या है तो माइनस दे दिए। जैसे इस पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। A बराबर 157321016 ये दिया गया है, और यहां से हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हमें निकालना है कि डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए तो, कि डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए। हाँ बताइए बताइए, ठीक है, बोलिए बोलिए। चलिए ध्यान दिए, देखिए हम निकाल कर दिखा देते हैं, सुनिएगा। यदि हम 1 लेते हैं ना, 1 लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। तो 1 लेते हैं तो रो कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 1 1 6। कोई दिक्कत। चलिए, पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होगा, माइनस। तो -5 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 3 0 1 6 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, प्लस माइनस प्लस 7 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, तो क्या नजर आ रहा है, 3 2 0 1। कोई दिक्कत।
अब यहाँ से अगर इसे हम हल करें तो डिटर्मिनांट a इक्वल टू 1 इंटू 6 2 जा 12 माइनस 1। कैसे सर? 2 क्रॉस 2 वाला भी बताएं कि ऐसे ऐसे गुना होता है। -5 ये 2 क्रॉस 2 का हो गया तो ऐसे ऐसे गुना 6 3 जा 18 माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 2 इंटू 0 0। क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 18 और प्लस 7 इंटू 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 माइनस 18 5 90 और प्लस 7 3 का 21 जोड़ते हैं, 1 और 1 2 1 2 3 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, 48 आंसर आया समझ में। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए a बराबर हमने कहा क्या 5 7 1 6 3 9 कुछ भी ले लेते हैं 2 1 0, ठीक है। और यहाँ से इसको हल करना है, लेकिन हल अब की बार हम करते हैं इस तरह से हल करते हैं C1 पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मान वैसे ही निकालेंगे। डिटर्मिनांट a इक्वल टू 5, ठीक है। 5 लेंगे, उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 9 1 0 हो जाएगा। अब क्या लेंगे? -6, क्योंकि आपको बताया प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। -6 तो रो कॉलम छोड़ देंगे 7 1 1 0 और प्लस 2 लेते हैं तो उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे 7 3 1 9 हो जाएगा। यानी लिखना होगा तो डिटर्मिनांट a इक्वल टू 5 इंटू 0 3 इंटू 0 0 माइनस 9 इंटू 1 यानी 9 -6 7 इंटू 0 0 और माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 9 7 जा 63 और माइनस 3 इंटू 1 3। क्या लिख सकते हैं बाबू? 5 इंटू -9 माइनस 6 इंटू -9 प्लस 2 इंटू 60 हो जाएगा ना। यानी 9 5 45 प्लस 6 और प्लस 120 -45 प्लस 126 कितना हो जाएगा? 6 में से 5 गया 1, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी 81 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप कहीं से भी बाबू हल कीजिए, मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। आप ऐसे भी इसको लेकर हल कीजिएगा ना तो मान वही होगा जो इससे प्राप्त हुआ है। आप निकाल कर देख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली कड़ी में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नया सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन 2-3 पहलू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला देखिए, कोई भी अगर डिटर्मिनेंट दे दे 0 0 0 A B C D E F तो ध्यान रखिए ये मान हमेशा 0 होगा। क्यों सर? कोई भी अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी एनी डिटर्मिनेंट, ठीक ना, एक रो या एक कॉलम 1 रो एंड 1 कॉलम अगर एलिमेंट सारे के सारे 0 हैं, सारे के सारे 0 हैं तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 इसका भी मान 0 होता है। क्यों सर? क्योंकि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल है तो उसको हम किसके बराबर रख देते हैं? 0 के बराबर। 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल है तो उसको हम किसके बराबर रख देते हैं? 0 के बराबर। तीसरा प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए A प्लस B C प्लस D E प्लस F और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सारणिक में कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक जोड़ के रूप में दिया गया हो, यो सम ऑफ मोर देन 2, तो उसको हम उतना ही रूप में लिख देंगे। जैसे इसको जानते हो क्या लिखेंगे? A C E 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6 4 5 6 प्लस, अब ध्यान दिएगा, BDF क्या लिखेंगे? BDF, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6 4 5 एंड 6। मतलब समझिएगा क्या? A प्लस B था ना, A अलग है प्लस B अलग कर दिए। C प्लस D था, C अलग D अलग। E प्लस F था, E अलग F अलग। और यहाँ पे ये सब में तो कुछ सम नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ये R2 R3 R2 R3 वो दोनों में बराबर लिखेंगे।
ये 3 गो प्रॉपर्टीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो प्रॉपर्टीज और है, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी नया सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन आपको ये 3 प्रॉपर्टीज एकदम फिक्स है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगली कड़ी में एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हम चर्चा करते। देखिए अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये एक दिया गया है ट्रायंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना। अगर आप क्लास 10th में पढ़े हुए एक फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी अगर हिंदी में लिखें तो इसका हिंदी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर आप क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े होंगे तो 1/2 क्या था बताइए कि सर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, बोलिए x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होगा y1 माइनस y2। यही होता है ना। क्या होता है बाबू? x1 देखिए x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ये आपको पता होगा क्लास 10th के व्यू से, लेकिन आपको यहाँ पर क्लास 12th में यहाँ पर इस फॉर्मूले का पालन करके नहीं कहेगा कि एरिया निकालिए ट्रायंगल का, नहीं। यहाँ पे कहेगा कि डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके आपको एरिया बताना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है कि सर इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1 करके आप इसको हल कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने आप निकल जाएगा बाबू। देखिए 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 और अंतिम में 1 1 1। इसका एरिया जैसे ही आप इसको हल कीजिएगा तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। एक एग्जांपल इस पर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, कोई भी ट्रायंगल मान लेते ये दिया गया 2 1, ये दिया गया 4 5 और यहाँ पे दिया गया 2 3, ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सर 1/2 क्या बताए थे? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। अब यहां से अगर हम बात करें कि इसका मान क्या होगा तो 1/2। चलिए x1 क्या है 2, y1 क्या है 1, x2 क्या है 4, y2 क्या है 5, x3 क्या है 2 3 और 1 1 1। कोई दिक्कत? अब यहां से इसको आप हल कर सकते हैं 1/2। ध्यान दीजिएगा 2 लेंगे, उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, 5 1 3 1 और -1 लेते हैं तो उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, 4 2 1 1 और +1 लेते हैं तो उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, कितना हो जाए 4 5 2 3। बोलिए कोई दिक्कत है तो? अब हल करते हैं, मान क्या आता है 1/2 × 2। ध्यान दीजिएगा 5 -3 में 1 से गुना 3, -1 × 4 -2 प्लस 1 × 4 3 जा 12 -5 2 जा 10। कोई दिक्कत? अब यहाँ से यदि हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे पता है? 1/2 × 2 गुना 5 में से 3 जाएगा 2, -1 × 4 में से 2 जाएगा 2 और प्लस 1 × 12 में से 10 जाएगा 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए क्या लिख सकते हैं? 1/2 × 4 - 2 + 2 हो जाएगा जी, +2 यानी 1/2 4 2 6 - 2 यानी 1/2 × 4 कटा देंगे 2 यानी क्या मान आएगा बाबू 2। यानी एरिया इसका क्या बनेगा 2 वर्ग इकाई जो भी हो यानी 2 इसका एरिया होगा। ठीक है ना। अगर आप क्लास 10th के फॉर्मूला का पालन किएगा ना तो इतना ही आएगा। ठीक है। चलिए अगली कड़ी में माइनर क्या होता है। देखिए
यदि पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब आदमी होता क्या कि देखता है कि नहीं लड़के पसंद कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वीडियो अगर नहीं भी बनाने का इच्छा होता है तो मजबूरन बनाना पड़ता है छात्रों के हित के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। देखिए माइनर, अब क्या हमें पढ़ाना है अगली कड़ी में। माइनर मतलब होता क्या है, उपसारणिक, ठीक ना। माइनर मीन उपसारणिक, सॉरी माइनर हमें बताना है। माइनर आप ही बताइए ना, माइनर क्या होता है। माइनर उपसारणिक, बताइए उपसारणिक क्या है। उपसारणिक, उपसारणिक बताइए क्या होता है उपसारणिक। देखिए कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए a बराबर अगर दिया गया हो 5, 7, 3, 2 और आपसे कहेगा ना कि बताइए इसका माइनर क्या है। क्या बाबू पूछेगा, माइनर बताइए। एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि सर माइनर को हम MIJ के द्वारा डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं, MIJ द्वारा। और आपसे पूछ रहा है कि माइनर बताइए। देखिए अब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे M11, ठीक ना। M11 जैसे A बराबर दिया गया है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम कहें कि हमें माइनर निकालना है M11, तो M11 पूछने का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ के स्थान का माइनर बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये और ये छूट जाएगा, केवल A22 कर देना बस। माइनर का मतलब क्या समझिएगा, उसके रो और कॉलम को छोड़कर जो भी बचेगा उसी को लिख देना है। उसके रो और कॉलम को छोड़कर जो भी बचेगा उसी को आपको लिख देना है। जैसे M12 अगर हम पूछ रहे हैं तो 12 का पूछने का मतलब ये हो गया, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा A11। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं M21 बताइए, तो 21 यह स्थान आता है ना, इसके रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा A12। अगर हम आपसे कहते हैं कि M22 बताइए, तो इसके ये स्थान पूछ रहे हैं, इसके ये छूट जाएगा, क्या बचेगा A11। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, A बराबर हम कह रहे हैं 5, 7, 3, 2 हमने दे दिया। और यदि हम आपसे पूछें कि ये बताइए M11 क्या होगा, तो आप क्या कहिए, सर M11 यानी ये स्थान का पूछ रहे हैं ना, रो कॉलम छोड़ देंगे सर 2 हो जाएगा। M12 अगर हम आपसे पूछें तो सर ये और ये छूट जाएगा, 12 यहाँ पे ये और ये छूट जाएगा यानी 3 सर। M21 यदि पूछें तो आप कहिए ये और ये छूट जाएगा सर, ये और ये छूट जाएगा, क्या बचेगा बाबू 7। M22 यदि पूछें तो आप कहिएगा सर ये और ये छूट जाएगा यानी 5। यही आपको ध्यान में रखना है। माइनर का मतलब क्या हुआ, उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही उसका क्या बनता है, माइनर बनता है। ये तो 2 क्रॉस 2 का हुआ। अगर सर 3 क्रॉस 3 का दे दे तब क्या करेंगे, देखते हैं। A बराबर मान लेते हैं 5, 7, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1 यही ले लेते हैं। और यहाँ से हमें निकालना है माइनर, तो M11 निकालते हैं। M11 निकालने का मतलब समझ रहे हैं क्या, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 2 में क्या बचेगा बाबू, 2, 1, 1, 1 बचेगा या नहीं, उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा। तो M12 मतलब समझ रहे हैं क्या, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, 1, 1, 1, 1। M13 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 1, 2, 1, 1। M21 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, क्या बचेगा 7, 1, 1, 1, ठीक है। M22 तो इसका मतलब उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, 5, 1, 1, 1 हो जाएगा। M23 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, 5, 7, 1, 1। अगर M31 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 7, 1, 2, 2, 1। M32 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 5, 1, 1, 1। और M33 उसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 5, 7, 1, 2। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 क्रॉस 2 में आ गए हैं, तो 2 क्रॉस 2 का तो आपको पता है क्या करना रहता है जी, डायरेक्ट लिख दें 2 - 1 यानी 1। यहाँ पे अगर करें तो 1 - 1 यानी 0। यहाँ पे करें ऐसे ऐसे गुना होता है, 1 - 2 यानी -1। यहाँ पे करें तो 7 - 1 यानी 6। यहाँ पे
5 माइनस 1 यानी 4, यहाँ पे करना होगा तो 5 माइनस 7 इजकल टू -2, यहाँ पे अगर लिखें तो 7 माइनस 2 इजकल टू 5, यहाँ पे यदि करें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इजकल टू 4, और यहाँ पे 10 माइनस 7 इजकल टू 3। बताइए माइनस समझ में आया कि नहीं? उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने के बाद मान को लिख दिया जाता है, यही क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या है? कोफैक्टर यानी सहखंड। ध्यान दीजिएगा, क्या इसको कहते हैं हिंदी में? सहखंड। चलिए, सहखंड क्या होता है बाबू? तो जो माइनर आपने निकालने सीखा है ना, इसी के पहले अगर प्लस माइनस आप देना सीख गए तो इसी को हम इसी को हम क्या कहते हैं? सहखंड कहते हैं, यानी कोफैक्टर कहते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो कि हम a बराबर लिख रहे हैं कुछ भी 5 2 1 3, ठीक है। अब यहां से अगर हम आपसे पूछे कि M11 क्या होगा तो आप तुरंत कहोगे कि सर 3। अगर हम आपसे कहें 1 2 क्या होगा, तुम डायरेक्ट कहोगे 1, क्योंकि पढ़ चुके हो। M21 कहोगे तो क्या होगा? 2। अगर हम M22 पूछ दें तो आप कह दोगे 5। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब यहां से हमें कोफैक्टर को आपको ध्यान रखना है कि AIJ के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे माइनर को हम MIJ के, तो चलिए हम लोग कहाँ थे? कोफैक्टर यानी सहखंड। ध्यान दीजिएगा, सहखंड के लिए अभी हमने आपको बताया कि माइनर पहले निकालना पड़ता है। हमने यहाँ पे M11 निकाला 3, M12 निकाला 1, M21 निकाला 2, M22 निकाला 5। और यहाँ से यदि हमें हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे? कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सहखंड? तो लिखेंगे A11। अब ध्यान दिए, सुनिए, विशेष यही है, इन दोनों का योग देखिए क्या है? सम संख्या है ना, तो बस केवल 3 लिख दिए। अगर इवन नंबर होगा तो वही लिख देना है। जैसे A12, अब देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 क्या होता है? ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए -1, इवन नंबर के लिए प्लस। ध्यान रखिएगा, अगर इवन होगा ना, इवन होगा तो प्लस, और यदि ऑड होगा तो माइनस। यानी इवन मतलब यदि सम संख्या होगा तो प्लस, और विषम संख्या होगा तो माइनस। जैसे 2 1, 2 और 1 3, तो क्या लिखेंगे? 2 1 -2। M22, ध्यान दिया, M22, 2 और 2 जोड़ने के बाद सम संख्या है तो बस 5। यही होता है आंसर। आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल समझाते हैं। जैसे देखिए, A बराबर मान लेते हैं 9 2 6 11 हो गया। पहले माइनर निकालते हैं M11 तो क्या होगा? 11। M12 यदि निकालते हैं तो 6, M21 निकालते हैं तो 2, और M22 निकालते हैं तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आगे की बात करते हैं, जैसे A11, तो ये क्या है? कोफैक्टर है, सम संख्या। इसको जोड़ने के बाद सम संख्या है, माइनर सेम उसी तरह से लिख देंगे। अगर हम देखें A12 विषम संख्या है तो -6, A21 विषम संख्या है तो -2, और A22 क्या हो जाएगा बताइए? 9। आया समझ में? यानी अगर हम आपसे पूछें कि AIJ को हम क्या कह सकते हैं तो आपको लिखना होगा -1 के पावर I प्लस J, और इनटू में MIJ। ये फॉर्मूला का भी आप पालन करके निकाल सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट ध्यान में रखना कि इवन नंबर होगा तो वही लिख देंगे, और यदि ऑड नंबर होगा तो चिन्ह बदल देंगे। इवन नंबर होगा वही लिखेंगे, और यदि ऑड नंबर होगा चिन्ह बदल देंगे। इवन नंबर होगा वही लिखेंगे, ऑड नंबर होगा चिन्ह बदल देंगे। तो ये आपका माइनर हो गया, कोफैक्टर भी हो गया। और इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तब हमें पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एकदम सिंपल है बाबू, एकदम सिंपल। क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? देखिए, कोई भी अगर सवाल आपको दे दे 5 7 1 6, मान लीजिए यही सवाल दिया है, पहले आप इस सवाल का माइनर निकालिए। तो माइनर निकालिए M11, क्या कहिएगा? 6। M12 क्या कहिएगा? 1। M21 क्या कहिएगा? 7। M22 क्या कहिएगा? 5 कहिएगा ना। और यहाँ से यदि हमें एडजॉइंट निकालना हो A11 तो क्या कहेंगे? 6। क्यों सर? क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर जोड़ने पे सम संख्या होगा तो वही लिखेंगे। A12 विषम संख्या है तो -1, यहाँ पे A21 विषम संख्या है -7, और A22
बताइए क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वही लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो आप कोफैक्टर निकाले ना, इससे एक आव्यूह, नया आव्यूह का निर्माण कर लिए। b बराबर मान लेते हैं, क्या हो जाएगा b बराबर, सुनिए 6 - 1 - 7 5। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहां से एडजॉइंट निकाला जाता है, एडजॉइंट a कहिए या b का ट्रांसपोज कह दिए, यानी 6 - 1 - 7 5, ये आपका एडजॉइंट हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, या आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दिएगा, सुनिए 5 6 है ना, तो इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर दीजिए, इन दोनों का स्थान परिवर्तन कर दिया, यानी 6 और 5। उसके बाद ये दोनों पे चिन्ह बदल दीजिए, अगर प्लस में तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो -7 और -1। मतलब क्या, इनकी स्थान बदलिए, इनकी स्थान बदलें, ठीक ना, और यहाँ पे चिन्ह बदल दें। चिन्ह प्लस में रहेगा तो माइनस और माइनस में रहेगा तो प्लस। जैसे समझिए, हमने कहा a बराबर 9 to 1 - 1, ठीक है, और हमें अब इतना एडजॉइंट पूछ रहा है, एडजॉइंट है, तो अब आपको इतना नहीं निकालना है कि पहले माइनर निकालें, कोफैक्टर निकालें, तब एडजॉइंट नहीं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जानते हो क्या, इनको जगह बदल दीजिए, -1 9, और इनका चिन्ह बदला जाता है -2 -1, आंसर। बस इतना करना है। जैसे मान लीजिए b बराबर हमने कहा कि 4 - 6 3 और 2, हम कह रहे हैं कि इसका एडजॉइंट बताइए ना, एडजॉइंट क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, एडजॉइंट ए नहीं, एडजॉइंट बी बताना है। हम क्या लिखेंगे, हम पता है कि सर 2 4 -6 3, ये हमारा सॉरी क्या हो जाएगा कि 2 4, ये -6 है ना, तो 6 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इनका जगह बदलता है और इनका चिन्ह बदलता है, यही आपका एडजॉइंट होगा। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए c बराबर हमने कहा 4 9 8 2, या मान लीजिए माइनस है, तो c मतलब एडजॉइंट c क्या निकलेगा, एडजॉइंट c इक्वल टू इनका 2 4, इनका चिन्ह बदलिए 9 -8, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब क्या है बाबू, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स के बारे में हमें जानकारी लेना है। ए इनवर्स क्या होता है, सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए बराबर 5 7 1 6, हमने कह दिया, और यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ए यदि निकालना है तो हम क्या कहेंगे पता है, 6 5 या 30 -7 कितना हो जाए बताइए, 23 हो गया। अब एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट एक खातिर माइनर को फैक्टर अब निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, इनका स्थान बदल दो, इनका चिन्ह बदल दो, -7 -1 हो गया। एडजॉइंट आ गया, ए आ गया। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए और क्या था एडजॉइंट ए, यानी ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का मान 23 और एडजॉइंट ए कितना है 6 -7 -1 और 5 आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ए इनवर्स का मान हो गया। एक और सवाल बता दें, चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सर ए बराबर 5 7 2 1, तो सबसे पहले आप निकालिए डिटर्मिनेंट ए का मान 5 -14 यानी -9, और एडजॉइंट निकालना है एडजॉइंट ए, तो क्या लिखोगे बताओ, 1 5, इनका चिन्ह बदलता है -7 -2 हो गया ना। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का मान -9, एडजॉइंट ए का मान 1 -7 -2 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का प्रयोग अनुप्रयोग कहाँ पे होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक दो बातें समझ लीजिए। जैसे ax प्लस बी वाई इक्वल टू c1 है, और यहाँ पे मान लेते a1 b1 c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है, ठीक है ना। a का मान अगर हम आपसे पूछे ना तो आपको ध्यान में रखना होगा a1 b1
A2 B2, ठीक है। और बड़ा वाला x जिसका मान आपसे निकालना है x और y, इस तरह से, और जिनका मान बराबर के बाद देगा उसको रख दीजिएगा C1 और C2। और यहाँ से जब आप इसको हल कीजिएगा ना, मतलब मान लीजिए a इंटू एक्स बराबर b के बराबर है। कैसे? a1x प्लस गुना किया तो यही आ जाएगा, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है तो a इनवर्स b। अब यहाँ से आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, a इनवर्स निकालना हमने सिखा दिया, b में गुना करना 3.3 में हमने बताया है, और x तो यहाँ पे दिया ही गया है। क्या ये सवाल आप समझ नहीं पाइएगा? ये सवाल पे हम चर्चा करेंगे। ax इक्वल टू b, यानी x इक्वल टू a इनवर्स b। आपको इतना याद रखना होगा, आपको इतना याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखिए कंसिस्टेंसी क्या होता है, ठीक ना। पहले बात समझिए, इसको हिंदी में कहते हैं संगत। संगत क्या होता है, देखिए डिटर्मिनेंट a का मान यदि 0 के बराबर ना हो ना तो उसी को हम संगत कहते हैं। डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर ना हो तो उसी को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और इनकंसिस्टेंसी यानी डिटर्मिनेंट a, इसको हिंदी में कहते हैं डिटर्मिनेंट असंगत। असंगत, ठीक ना। डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर ना हो तो संगत होता है, और डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर हो जाए ना तो इसी को हम लोग कहते हैं असंगत। 4.6 या 4.5 में ऐसे सवाल आपको मिलेगा इस तरह से। मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, और यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि डिटर्मिनेंट a का मान बताइए क्या है, तो आप क्या कहोगे? 2 3 1 3 हो गया। x का मान कहें तो जिसका मान निकालना है x y, b का मान कहें तो 5 और 10। आपको ध्यान रखना है, क्या डिटर्मिनेंट a का मान निकालिए, कितना हो जाएगा? 3 दूनी का 6 माइनस 3, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 3। अब यहाँ से आप कहोगे क्या कि सर डिटर्मिनेंट a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के बराबर नहीं है तो इसको क्या कहते हैं? कंसिस्टेंस सिस्टम यानी संगत है। इसको हम क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे बाबू? कंसिस्टेंसी है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमने ऐसे कहा कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 15, ठीक है, और यहाँ पे दे दिए कि 6x प्लस 12y इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम a का मान लें तो 2 4 6 12 हो गया, और b का वैल्यू कहें तो x और y हो गया, और यहाँ से अगर हम c का वैल्यू कहें तो 15 और क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। आप डिटर्मिनेंट a का मान निकालिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी का 24, 6 चौके 24, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। असंगत कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। बस इतना ही तक आपका कंसेप्ट है। 4 चैप्टर अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है तो इस वीडियो को आप देखे होंगे, आपको सारी चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। और आप ध्यान में रखिए कि क्रैश कोर्स का क्लास 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, और आप अगर चाहते हैं कि आपका 3 महीना में अच्छा सा हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप इस बैच में नामांकन अपनी सुनिश्चित करवा लें। ये बैच तुरंत शुरू होने वाला है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, हित मित्र, साथी के पास। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।